हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपने सेकंड बुक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने 1813 का आज्ञा पत्र पढ़ा, 1833 का आज्ञा पत्र पढ़ा, जिसमें हमने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। जब लॉर्ड मैकाले जो पहले कानूनी सदस्य बनाए गए थे, इनकी जो शिक्षा नीति आई थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि यानी कि कानूनी सदस्य बने। मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। मैकाले से चार्टर एक्ट 1813 के विषय में परामर्श मांगा गया था। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना परामर्श लॉर्ड विलियम बेंटिक को सौंपा, जिसमें मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में अपना निर्णय दिया। इसे ही मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र किसे कहा जाता है या मैकाले का विवरण पत्र किसे कहा जाता है, तो आपको यही लिखना है कि जो लॉर्ड मैकाले थे वो पहले कानूनी सदस्य बने। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम कानूनी सदस्य कौन था। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको लॉर्ड मैकाले लगाना है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले को जो जन शिक्षा नीति है, जो जन शिक्षा समिति है, उसका अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया था। मैकाले से चार्टर एक्ट 1813, आपको पता कि चार्टर एक्ट आया था 1813 में, जिसमें पाश्चात्य और पाश्चात्य विवाद काफ़ी बहुत चला था, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। ठीक है, तो उसका ही हल निकाला था लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, तो उसी के बारे में परामर्श मांगा गया था। फिर मैकाले ने क्या किया, 2 फरवरी 1835 को क्या किया, अपना जो परामर्श था, ठीक है, जो अपना सुझाव था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को सौंपा, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उन्हें सौंपा। मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में अपना निर्णय दिया कि जो पाश्चात्य शिक्षा है, ठीक है, प्राच्य शिक्षा, आपको पता कि भारत की जो शिक्षा थी उसे प्राच्य कहा जाता था और पाश्चात्य कहा जाता था यूरोप की शिक्षा को। ठीक है, तो यूरोप की शिक्षा के पक्ष में ही इन्होंने अपना निर्णय दिया था। इसे ही मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की विवेचना अपने विवरण पत्र में किस प्रकार की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा अपने विवरण पत्र में कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, जो 1 लाख की धनराशि खर्च करनी थी कि वो प्राच्य पे खर्च करेंगे या पाश्चात्य साहित्य पे करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि 1 लाख की जो धनराशि है उसके ऊपर सरकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि वो किसके ऊपर खर्च करना चाहे। ठीक है, वो अपनी इच्छा से किसी के ऊपर भी खर्च कर सकती है। अगर वो चाहती है जो प्राच्य साहित्यकार हैं उनके ऊपर करना चाहती है तो उनके ऊपर करे, अगर वो पाश्चात्य के ऊपर खर्च करना चाहती है तो उसके ऊपर करे। ठीक है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है सरकार के ऊपर। दूसरा क्या कहा कि साहित्य शब्द का जो तात्पर्य है वो अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि अरबी, फारसी या संस्कृत के। ठीक है, तो इन्होंने साहित्य शब्द का जो डेफिनेशन थी उसे ही बदल दिया। पहले जो साहित्य के लिए लड़ रहे थे लोग, तो वो भारतीय साहित्य के लिए लड़ रहे थे कि भारतीय साहित्य के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किया जाए, लेकिन इन्होंने कहा कि जो साहित्य शब्द है उसका अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि अरबी, फारसी या संस्कृत के साहित्य से। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहा इन्होंने कि भारतीय विद्वान का तात्पर्य ऐसे विद्वान से है जो जॉन लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता से परिचित हों। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय विद्वान से क्या तात्पर्य था मैकाले। फोर्थ पॉइंट क्या है कि देसी भाषाएं शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आविष्कृत या गवारू हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो देसी भाषाएं हैं भारत की, जो तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, ये सारी भाषाएं क्या कहा इन्होंने कि शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, ये अविकसित है और यह गवारू हैं। ठीक है, ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। और क्या कहा कि अंग्रेजी ही नव जागरण का एकमात्र साधन है। ठीक है, कि इन्होंने कहा कि अगर नया परिवर्तन लाना है समाज में तो अंग्रेजी ही एकमात्र साधन है उसका। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे जो लॉर्ड मैकाले ने कहे थे अपने विवरण पत्र में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन ये आएगा कि लॉर्ड मैकाले ने जो 1813 का आज्ञा पत्र था उसके विवेचना में अपने विवरण पत्र में किस प्रकार की थी। ठीक है, अपनी उसकी विवेचना जो थी वो अपने विवरण पत्र में किस प्रकार की या क्या क्या सुझाव दिए। ठीक है, तो सुझाव में भी ये सारे आ जाएंगे, या विवरण पत्र में जो विवेचन किया है वो भी सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। फिर है कि मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। ठीक है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी थी, जबकि ये भी शायद उस समय इतने परिचित नहीं होंगे भारतीय साहित्य से, क्योंकि भारतीय साहित्य में क्या था कि आपको पता कि अर्थशास्त्र किस समय में लिख दी थी चाणक्य ने। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें थी जो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, वेद वगैरह काफ़ी पुराने थे, तब तो यूरोप का अता पता भी नहीं था। ठीक है, तो साथ ये उस समय इतने परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय, ठीक है, एक लाइब्रेरी है यूरोप की, उसमें जो एक रेक होती है, ठीक है, उसमें जितनी भी पुस्तकें रखी हैं वो समस्त, मतलब जितनी भी भारत की अरबी, संस्कृत की जितनी भी साहित्य है उन सबके बराबर है, मतलब ऐसे तुलना की थी इन्होंने। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना, कि किसने कहा था, ये पूछा जा सकता है। फिर क्या है कि भारतीय शिक्षा में मैकाले का योगदान क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, 2019 में ये आ भी चुका है कि भारतीय शिक्षा में मैकाले का क्या योगदान रहा है।
तो मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। उसने देसी साहित्य की निंदा की, वहीं उसने उनके विकास के लिए सिफारिश भी की। मतलब मैकाले की एक चीज़ गलत थी कि वो ज़्यादा बुराइयां कर रहा था भारत की, जो भाषाएं वगैरह थी, लेकिन उन्हें उठाने के लिए भी कि कैसे उन्हें विकसित बनाया जा सकता है, उसके लिए सिफारिश भी उसने की थी। ठीक है, तो मैकाले को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। उसने देसी साहित्य की निंदा की, वहीं उसने उनके विकास के लिए सिफारिश भी की। नेक्स्ट पॉइंट है, वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद समाप्त किया। आपको पता है 1813 से चल रहा था और ये 1833 में आया था, 20 साल का फर्क हो गया। ठीक है, तो 20 साल से ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चल रहा था, जिसका अंत किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले ने किया। तीसरा पॉइंट है कि मैकाले के विवरण पत्र ने भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए। ठीक है, तो मैकाले का जो विवरण पत्र था उसने क्या किया? जो भारत के लिए यूरोप का जो साहित्य था, वहाँ का ज्ञान विज्ञान जो भी था, और भारत का जो ज्ञान विज्ञान था, उसके लिए द्वार खोल दिए। फिर है कि अंग्रेजी साहित्य ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी। आपको पता है कि पहले लोग हिंदी बोलते थे, कुछ लोग हिंदी बोलते थे, कुछ तमिल बोलते हैं अलग स्टेट में, कुछ लोग तेलुगु बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी ऐसी भाषा बनी जो सब जानते हैं। ठीक है, आज भी देखते हैं आप कि हिंदी सब लोग नहीं जानते। अगर आप साउथ में जाएंगे तो वो हिंदी इतनी अच्छी नहीं है इनकी। ठीक है, वो कन्नड़ बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। तो अंग्रेजी जब भाषा आई तो सभी ने अंग्रेजी भाषा सीखी, तो इससे क्या हुआ कि हम लोग कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला तमिलनाडु से कनेक्ट हो गया, तो ऐसे करके जो कनेक्ट हुए लोग, तो इससे क्या हुआ? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना भी उनके अंदर उत्पन्न हो गई, जिससे क्या हुआ? राजनीतिक जागृति भी उत्पन्न हुई लोगों में। और राजनीतिक जागृति उत्पन्न होनी भी थी, क्योंकि आप शायद नहीं जानते होंगे, कुछ भाषाओं को मैंने कुछ चीज़ें जान रखी हैं। जैसे क्या कि आप कुछ हिंदी के शब्द होते हैं जो हम लोग आम भाषा में यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अदर भाषा में वो चीज़ गाली में आती है। ठीक है, उसे अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, गंदे वर्ड्स माने जाते हैं। तो ऐसा होता है, अगर हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं हिंदी में, तो हो सकता है वो क्या समझ लेता है ना, लेकिन जब इंग्लिश आई तो हम अपनी बात को अच्छे से समझा सकते थे उन दो लोगों को। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? अपनी बात जब हम अच्छे से समझा सकते हैं तो राजनीतिक जागृति वैसी उत्पन्न होनी थी। अब हम पढ़ेंगे मैकाले की आलोचना या मैकाले की शिक्षा के दोष। ठीक है, कि मैकाले की जो शिक्षा थी उसके क्या दोष थे। ठीक है, तो पहला क्या था पॉइंट कि विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया। इन्होंने जो अपना विवरण पत्र दिया था, आप देख ही रहे थे कि एक अंग्रेजी भाषा की जो पुस्तकालय की एक रेक से पूरे भारतीय और अरबी साहित्य को इन्होंने तुलना कर डाली थी। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं को इन्होंने अपमान किया था। दूसरा था कि मैकाले की दृष्टि में संपूर्ण भारतीय साहित्य निष्कृष्ट था, मतलब कुछ भी नहीं था इनके सामने। ठीक है, इन्हें लगता था भारतीय साहित्य कुछ है ही नहीं। तीसरा पॉइंट क्या था कि मैकाले ने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयास किया। ठीक है, तो इन्होंने सीधा सीधा क्या किया कि जो साहित्य का मतलब है उसका मतलब है पाश्चात्य साहित्य, ना कि प्राच्य साहित्य। तो सीधी बात है कि भारत पर थोपने का ही प्रयास किया था इन्होंने। फोर्थ पॉइंट था कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो रक्त व वर्ण से भारतीय तथा नैतिक आदर्शों व रुचियों से अंग्रेज हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। 2016 में ये पूछा भी गया था कि किसने कहा था कि वो भारत में ऐसा वर्ग बनाना चाहता है कि जो रक्त से, ठीक है, खून से या वर्ण से, ठीक है, जाति आति से तो भारतीय हो, लेकिन जो उसके आदर्श हों, उनमें जो रुचियाँ हों, वो उससे वो अंग्रेज हों। ठीक है, तो ये मैकाले ने ही कहा था। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। अब हम पढ़ेंगे निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख ही सकते हैं कितनी बार आ चुका है, 2016, 17, 2019, बहुत आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से याद रखेंगे कि निस्यंदन का जो सिद्धांत था या छनाई का जो सिद्धांत था वो लॉर्ड मैकाले ने ही प्रतिपादित किया था। इनका कहना क्या था? निस्यंदन अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है छानने की प्रक्रिया। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से यह सतह ही धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। मतलब ये कहते थे क्यों सबको शिक्षा दे रहे हो, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। ये चाहते थे कि जो उच्च वर्ग है ना, जो सबसे पढ़े थोड़े लगते हैं अच्छे घर के लोग हैं, जो पढ़ सकते हैं, सिर्फ उन्हें शिक्षा दे दो। उनसे क्या होगी? शिक्षा धीमे धीमे कर करके निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। ये कहना था लॉर्ड मैकाले का। ठीक है, तो इसी को निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना। छनाई से तात्पर्य किसी द्रव का छन छन कर नीचे जाने से है। शिक्षा के क्षेत्र में छनाई से तात्पर्य क्या है कि समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा कालांतर में, मतलब बहुत बाद में, निम्न वर्ग तक पहुंचने से है। ठीक है, कि धीरे धीरे करके क्या होगा, उच्च वर्ग से जो शिक्षा है वो धीमे धीमे निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो यही था छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत। याद रखना, लॉर्ड मैकाले ने दिया था, काफ़ी आता है, याद रख लेना इस चीज़ को। अब हम पढ़ेंगे मैकाले के विवरण पत्र का दीर्घकालीन प्रभाव, कि मैकाले का जो विवरण पत्र था उसके दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़े, कि लंबे समय तक जो प्रभाव रहे हैं उसके, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। मैकाले से प्रभावित होकर भारतीयों ने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में रुचि दिखाई।
तो आप देख ही रहे हैं आज के समय में पीटर इंग्लैंड की चीज़ें चल रही हैं कि हम लोग कपड़े भी पहनते हैं तो पीटर इंग्लैंड के खरीदना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो विदेशी हो। ठीक है, अमेरिका से बना हो, जब ब्राज़ील से बना हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हम चाहते हैं। तो यही मैकाले के विवरण पत्र का प्रभाव पड़ा है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उससे, और हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमें मिलें। हम कुछ नया भी पढ़ना चाहते हैं, नया भी जानना चाहते हैं, तो हम लोग उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं विदेशों से। ठीक है, तो ये मैकाले के जो विवरण पत्र है उसके दीर्घकालीन प्रभाव ही है। दूसरा कि भारत में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय और महाविद्यालय खुलने शुरू हो गए। आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि हर जगह आपको सीबीएसई का स्कूल दिख जाएगा, आईसीएसई बोर्ड का स्कूल दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज के समय में यही प्रभाव पड़ा है लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र से कि अंग्रेजी भाषा के स्कूल खुलने शुरू हो गए, महाविद्यालय जो हाई स्कूल वगैरह हैं या जो यूनिवर्सिटी है वो सारी खुलनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था कि आज के समय में आप देख सकते हैं गली गली में जो भी होते हैं वो ऊपर लिख देते हैं कि अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लोग ज़्यादातर उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हिंदी मीडियम की अपेक्षा वो क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र का दीर्घकालीन प्रभाव ही है। तीसरा कि सरकार ने मैकाले के सुझावों से प्रभावित होकर इन सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति की घोषणा की। तो लॉर्ड मैकाले ने जो अपने सुझाव दिए थे, इन्हीं से प्रभावित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया, नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बेंटिक की शिक्षा नीति क्या थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के विवरण पत्र से सहमत होकर अपनी शिक्षा नीति बनाई थी, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार थीं कि प्राच्य विद्यालयों को भंग ना किया जाए, मतलब जो भारत के जो विद्यालय हैं उन्हें भंग ना किया जाए, तथा उनके शिक्षकों व छात्रों को पूर्व की भांति वेतन व छात्रवृत्ति दी जाए। ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह जो है और जो टीचर्स हैं उन्हें सैलरी वगैरह दी जाए जैसे पहले दी जाती थी। ठीक है, उन्हें बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, ख़त्म ना किया जाए। दूसरा क्या कहा कि जो प्राच्य भाषाओं में भविष्य में कोई पुस्तक ना छापी जाए, मतलब जो भारतीय साहित्य है उसकी पूरी अनदेखी कर दी। उन्होंने कहा कि जो प्राच्य भाषाएं हैं जैसे हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, इन भाषाओं में कोई भी पुस्तक ना छापी जाए भविष्य में, ऐसा कह दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तीसरा पॉइंट क्या था कि शिक्षा के लिए स्वीकृत समस्त राशि को भारत में यूरोपीय साहित्य व विज्ञान के प्रचार हेतु अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाए। मतलब सीधा सीधा कह दिया, जो लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि पाश्चात्य जो शिक्षा है, साहित्य है, उस पर रुपये खर्च किया जाए, तो इन्होंने भी वही चीज़ कह दी कि जो शिक्षा के लिए जो समस्त राशि रखी गई है वो भारत में यूरोपीय जो साहित्य है और जो विज्ञान है उसके प्रचार हेतु खर्च किया जाए। ठीक है, इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 13 दिन बाद बेंटिक इंग्लैंड चला गया व ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बना। मतलब ये जो शिक्षा नीति ये लेकर आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका जैसे ही प्रकाशन हुआ उसके 13 दिन बाद क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो इंग्लैंड चले गए वापस। और कौन बन गया गवर्नर जनरल, तो ऑकलैंड को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बेंटिक के जाने के बाद प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन पुनः शुरू कर दिया। वे मैकाले व बेंटिक से संतुष्ट नहीं थे। तब लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। ठीक है, तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, आपको पता है कि जो नीति थी, शिक्षा नीति वो लेकर आए थे, उसके 13 दिन बाद जैसे वो प्रकाशित हुई उसके 13 दिन बाद वो वापस चले गए इंग्लैंड। जैसे ही वो वापस गए उसके बाद क्या किया, जो प्राच्यवादी थे, जो भारतीय थे, इन्होंने अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। और क्यों शुरू कर दिया, आप देख ही रहे थे कि इसमें उन्होंने पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। जो प्राच्य साहित्य था, जो भारतीय साहित्य था, उस पर रोक लगा दी, कह दिया कि उनकी भाषाओं में कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं की जाएगी। तो काफ़ी बड़ी वो चीज़ें थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, इतने प्रतिबंध लगा दिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना आंदोलन फिर से शुरू किया। उसके बाद क्या किया, लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। अब देख लेते हैं इनके घोषणा पत्र में क्या चीज़ थी। उसने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद समाप्त कर दिया। तो जो ऑकलैंड का घोषणा पत्र था उसने क्या किया, प्राच्य और जो पाश्चात्य विवाद था उसे समाप्त कर दिया। उसने प्राच्यवादियों की शिक्षा पर व्यय हेतु धनराशि में वृद्धि की। क्या किया इसने, जो भारतीय साहित्य थे उसकी जो शिक्षा है, जो भारतीय हैं उनकी जो शिक्षा है उस पर जो खर्च की जा रही थी धनराशि, उसमें ज़्यादा वृद्धि कर दी। तीसरा क्या किया, योग्य अध्यापकों को वेतन दिया जाए, जो अध्यापक योग्य हैं उन्हें वेतन दिया जाए। और क्या कहा कि संस्कृत व अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद बची धनराशि अंग्रेजी पर खर्च की जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। क्या किया कि जो संस्कृत और अरबी भाषा है पहले उस पर खर्च किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो धनराशि बच जाती है उसे अंग्रेजी पर खर्च किया जाए। तो ये था ऑकलैंड के घोषणा पत्र में। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये यहाँ पर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। बस ये चीज़ याद रखना, मैकाले बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही आपने देखा होगा, फर्स्ट और सेकंड बुक दोनों में आपको लॉर्ड मैकाले पढ़ने को मिला है। निस्यंदन का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि दोनों जो बुकें हैं ना उसमें कई टॉपिक सिमिलर हैं। ठीक है,
तो उन चीज़ों को अच्छे से याद कर लेंगे, एक बुक में ही आप अच्छे से पढ़ लेना तो दोनों में काम हो जाएगा आपका। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।